जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हमारा जो अगला चैप्टर का नाम है जल संसाधन। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। चलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरीक़ा से इसका आंसर देना है और इस बात को हमें समझना होगा। चलिए आप वीडियो में बने रहिए और इसे हम समझाने का प्रयास करते हैं और आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है, आपका ऑब्जेक्टिव 5 सवाल दिया रहता है इसमें चैप्टर में जल संसाधन में। तो जल भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। जल संसाधन क्यों कहा गया? जल भी एक प्रकार का संसाधन है। क्यों? क्योंकि जल भी हमारी ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। इसलिए हम जल को भी क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। और इस चैप्टर का नाम है जल संसाधन। और जल संसाधन का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। मतलब अत्यधिक मात्रा में 71% देखा जाए तो 71% जल है और 29% स्थल है। और सबसे ज़्यादा जल होने के कारण यानी बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, मतलब अत्यधिक क्षेत्रों में, धरती पर अत्यधिक क्षेत्रों में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। बताएंगे कि जल की उपस्थिति के अत्यधिक जल की उपस्थिति के कारण बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह? नीला ग्रह। क्योंकि पानी ज़्यादा होने के कारण नीला दिखाई देता है, इसलिए ये पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। और दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है। दूसरा सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। आपसे पूछा जाएगा कि जो है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो इसका ऑप्शन डी देंगे, आंसर डी देंगे 96.6%, या तो कभी कभी 96.5 दिया रहेगा। तो इनमें से दोनों सही है। 96.6 भी सही है और 96.5 सही है। अपना हिसाब से मारिएगा, लेकिन ज़्यादा 96.6 दिखाएगा तो ऑप्शन डी मार लेंगे। और अगला जो है तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यानी कौन थे जिन्होंने देश के बांध को क्या कहे थे, भारत का मंदिर कहा था। तो इसका आंसर बताएंगे पंडित नेहरू ने। देश के बांधों को भारत का मंदिर क्यों कहे थे कि जिस प्रकार हमारी जो मंदिर जो होती है, हमारी सभ्यता जो होती है, हमारे इसका जो है मंदिर से क्या होता है, हम पूजा पाठ करते हैं और दुख यातना को शेयर करते हैं और प्रभु को याद करते हैं और ऐसा लगता है कि हमें जो है इससे सुरक्षा करेगा। तो जिस प्रकार मंदिर मस्जिद हमारा एक आस्था है, उसी प्रकार देश का बांध भी क्या है, भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने। इनका कहना था कि देश का बांध, यदि देश का बांध अगर जो सुरक्षित है तो हम लोग भी सेफ है, नहीं तो फिर बांध के जो है टूटने से बाढ़ में बह जाएंगे। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो बताएंगे पंडित नेहरू ने। अगला सवाल है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणी, हम लोग प्राणी हैं, जो सजीव होते हैं वो प्राणी कहलाते हैं। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित होते हैं? तो बताएंगे 65%, यानी जो है 65% जो है हमारे शरीर में पानी जो है निहित होती है। और पाँचवा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी बताइएगा, इसका ऑप्शन सी। और पाँचवा क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से, मतलब बिहार में अत्यधिक जल का दोहन करने से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो बताएंगे ऑप्शन सी, आर्सेनिक का। ठीक है, आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। चलिए अब चलते हैं लघुत्तरीय की ओर। लघुत्तरीय प्रश्न आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें 5 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव लघुत्तरीय दिए गए हैं। और अगले क्लास में जो है हम इसको दीर्घोत्तरीय सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और लघुत्तरीय का जवाब क्या होगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और किस तरीका से जवाब देना है आप सुन लीजिए। अब देखिए हम बताते हैं, कहता है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब हुआ एक ऐसा एक बहु मतलब अनेक उद्देश्यों के लिए बनाया गया एक प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जाए, एक ऐसा परियोजना बनाया जाए जिसमें बहुत सारा लाभ शामिल हो। ठीक है, जिसमें एक कार्य करेंगे और उससे अनेक सारा लाभ मिल जाए, तो अनेक लाभ मिल सकते हैं, तो उसी को कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए लिखेंगे बहुउद्देशीय परियोजना, लिख करके दे दीजिएगा और लिखिएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो है बांधों पर सबसे ज़्यादा, नदी घाटी परियोजना पर विशेष बल दिया गया। सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया? नदी घाटी परियोजना पर विशेष बल दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था बाढ़ पर नियंत्रण करना, मृदा अपरदन पर रोक, और उसके बाद जो है पर्यटक स्थल विकसित करना और मछली पालन करना और बिजली उत्पन्न करना। इन सब चीज़ों के लिए जो है एक नदी घाटी परियोजना पर विशेष
बल दिया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, और इसका एक उद्देश्य नहीं, एक उद्देश्य के साथ साथ अनेक उद्देश्य शामिल थे, इसलिए हम कहेंगे इन्हीं नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया, नदी घाटी परियोजना पर। जैसे सतलज नदी पर सुनेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड बांध, ये सब जो है क्या है, ये सब जो है बांध है, ये सब परियोजना है। तो इन सब परियोजनाओं पर विशेष बल दिया गया, जिसे कहा गया नदी घाटी परियोजना। और इन नदी घाटी परियोजनाओं को ही क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाते हैं, क्योंकि इसमें हम मछली को पाल सकते हैं, नदियों का जो है बांध बनाकर हम पनबिजली यानी जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। और बताएंगे कि बाढ़ पर नियंत्रण हो जाता है, मृदा अपरदन पर रोक हो जाता है, मिट्टी की कटाव रुक जाती है, और जो है जलाशयों का आपूर्ति हो पाती है, नहरों का निकासी होता है, किसके कारण, बांध बनाने से। तो अतः हम कहेंगे बहुउद्देशीय परियोजना को ही क्या कहे, नदी घाटी परियोजना को ही बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जैसे में बता दीजिएगा इसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन सवाल है कि जल संसाधन के क्या उपयोग है। तो जल हमारे लिए देखिए काफ़ी उपयोगी है। जल एक महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा संसाधन बोलेंगे। जल एक प्राकृतिक और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं, तो जल संसाधन के उपयोग लिख करके दे दीजिएगा हेडिंग बनाने के बाद। अब इसके बारे में लिखेंगे कि जल एक प्राकृतिक और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के बिना हम अपनी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जल का उपयोग यानी जल संसाधन का उपयोग हम नहाने में, खेती कार्यों में, उसके बाद सिंचाई के कार्य में, घर बनाने में, सड़क बनाने में, स्नान करने में, खाना बनाने इत्यादि कार्यों में हम जल का उपयोग करते हैं। इतना बात को लिख दीजिएगा। बाकी जल का बहुत सारा उपयोग है, कपड़ा धोने में, नहाने में, और उसके बाद जो है तैरने की बात करें या तो कोई भी ऐसा सब, मतलब इस बात को जोड़ जोड़ कर लिख दीजिएगा। इसी का दूसरा आंसर हो जाएगा जल संसाधन का उपयोग। अब तीसरा क्वेश्चन है जल संकट क्या है। तो जल संकट का मतलब होता है उस चीज़ की कमी महसूस होना। ठीक है, संकट का मतलब होता है विपत्ति उत्पन्न हो जाना। किस चीज़ का, जल का। तो जब हमें पीने के लिए पानी ढंग से नहीं मिल पाता है, और नहाने के लिए पानी नहीं मिल पाता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं मिलता है, तो उसी वैसी स्थिति को जल संकट कहते हैं। जल संकट का शाब्दिक अर्थ होता है कि जल की समस्या उत्पन्न होना, जल की क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है, वैसे आपदा, वैसे समस्या को, वैसी घटना को क्या कहते हैं, जल संकट कहते हैं। और बताएंगे फॉल्कनमार्क, स्वीडन के एक विशेषज्ञ थे फॉल्कनमार्क ने बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है, और इससे कम जल की आवश्यकता ही क्या कहलाता है, जल संकट के नाम से जाना जाता है। स्वीडन के विशेषज्ञ फॉल्कनमार्क ने बताया था कि जो है प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है, और इससे कम जल की आवश्यकता को ही क्या कहते हैं, जल संकट के नाम से जाना जाता है। इस तरीक़ा से आप लिख लीजिएगा। जल संकट का मतलब हुआ जल की समस्या। जल की समस्या उत्पन्न होना ही जल संकट कहलाता है। जल संकट की समस्या ही, जल की समस्या को क्या कहेंगे, जल संकट कहते हैं। मतलब हम तो बार बार बोल रहे कि जल के संकट का मतलब हुआ जल की कमी महसूस होना, उसी को क्या कहेंगे, जल संकट। इस तरीक़ा से आप लिख लीजिएगा। ये हमारा था तीसरा सवाल। और चौथा सवाल दिया गया है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। कि भारत में जो नदियां हैं, और भारत में जो नदियां हैं, इनका जो है प्रदूषण, जल प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो बताएंगे भारत में जो है, भारत की नदियाँ के जल प्रदूषण के अनेक कारण हो सकते हैं। तो निम्नलिखित कारण भी लिख सकते हैं। बताएंगे भारत की नदियों के जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है। पहला बताएंगे कि घरों के द्वारा वाहित मल जल को नदियों में प्रवाहित की जाती है, और दूसरा बताइएगा मूर्ति विसर्जन भी एक बड़ा कारण हो गया है। और बताएंगे कूड़े करकट को जो है, और जो है कूड़े करकट और व्यर्थ पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में फेंक देने से हमारी नदियाँ, जो भारत की नदियाँ क्या हो रही, जल प्रदूषित हो रही है। और बताएंगे कि बड़े बड़े जो है कल कारखाने खुले हैं, उनका जो है अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में प्रवाहित कर देने से, और नदी नाला को डायरेक्ट नदियों में गिरा देने से जल प्रदूषित हो रहे हैं। और यहाँ तक कि जूते चप्पल व्यर्थ जो है मानव अनुपयोगी लायक जो होते हैं, मानव के उपयोगी लायक ना हो, उन चीज़ों को व्यर्थ से नदियों में फेंक देने से भी जल प्रदूषण होते हैं। तथा इन्हीं सब कारणों से भारत की नदियाँ जल प्रदूषित हो रही है। भारत की नदियाँ का जल प्रदूषण हो रहा है, इस बात को लिख दीजिएगा। और बताएंगे अंतर्राज्यीय, एक 5वां क्वेश्चन हमारा है अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या होता है। मान लीजिए कि एक नदी है, और एक नदी से मान लीजिए 2 व्यक्तियों को फायदा होता है। और देखिए लड़ाई स्वाभाविक कब हो जाता है कि जैसे एक नदी है, और एक नदी से 2 आदमी को फायदा हो रहा है, और यदि कोई व्यक्ति अपना फायदा के लिए एक धारा को मोड़ ले, और मोड़ने के बाद क्या कहे कि हम तुमको पानी नहीं देंगे, इस स्थिति में क्या होता है, जल विवाद उत्पन्न हो जाता है, और लड़ाइयाँ उत्पन्न हो जाती है, घमासान युद्ध भी हो सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, जल विवाद कहते हैं। जल विवाद का मतलब एक जल के कारण ही लड़ाई उत्पन्न हो गया,
जल के कारण माथा कपार फट गया, इसको क्या कहेंगे? जल विवाद कहेंगे। तो जल विवाद का मतलब अंतर्राज्यीय जल, खासकर यहाँ अंतर्राज्यीय जल विवाद है। तो जल विवाद तो समझ में आ गया कि जल के कारण लड़ाइयाँ उत्पन्न हो जाना, जल के कारण अपने स्वार्थ के लिए कोई व्यक्ति जब धारा मोड़ लेता है। और अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या होता है बताएंगे कि जब एक नदी से दो राज्यों को फायदा होता है, जब एक नदी से दो राज्यों को फायदा होता है और यदि कोई राज्य अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, या तो बताइए ईर्ष्यालु भावना से धारा को अपनी तरफ मोड़ लेता है, इस स्थिति में क्या होता है, दूसरे राज्यों को पानी नहीं मिल पाता है। इस स्थिति में लोग आपस में लड़ जाते हैं और दो राज्यों के बीच लड़ाई हो जाती है और ऐसे विवाद को ही जल विवाद कहा जाता है। बताएंगे जब दो राज्यों को जब एक नदी से दो राज्यों को फायदा होता है और यदि कोई राज्य अपने स्वार्थ के भावना में आकर, स्वार्थ में आकर और जो नदी की धारा को अपनी तरफ, सिर्फ अपनी तरफ मोड़ लेता है और अन्य दूसरे राज्यों को जल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस बीच जो दोनों राज्यों के बीच जो लड़ाई होता है उसको हम क्या कहते हैं? जल विवाद कहते हैं। और इसी को कहते हैं, और इस जल विवाद को अंतर्राज्यीय जल विवाद के नाम से जाना जाता है। ये था हमारा 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप इतना लिख लीजिएगा तो आपका जो है 90% 90 नंबर, यानी 90 नंबर से नीचे नहीं आएगा। और ढंग से लिखते जाइएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। और आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और जो है समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप जो है यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको समय समय पर इस पर जो है हम मैथ, साइंस और ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने का काम करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। कैसा लगा एक बार अपना जो है राय अवश्य कमेंट कीजिएगा। इससे हम मोटिवेट होते हैं और अच्छा से समझाने का प्रयास करते हैं। सभी को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। बाय, नमस्कार, राधे राधे, बाय।